हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला पर। और आज हम आपके लेकर आए हैं क्लास 10th के लिए साइंस के कुछ खास और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में काम आ सकते हैं दोस्तों। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों। अभी तक आपके पेपर अच्छे गए हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आगे भी अच्छे जाएंगे। अभी आपके इसके बाद 2 पेपर और हैं और हम उसके लिए आपको बहुत जल्द कुछ नई और अच्छी वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे दोस्तों। आज थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, इस वजह से वीडियो थोड़ा लेट हो गया दोस्तों, उसके लिए क्षमा चाहते हैं आपसे। और शुरू करते हैं वीडियो, जल्दी से आप लाइक करें और कमेंट करें। तो ये क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रीज़न रेस्पिरेशन इज़ कंसीडर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसा क्या कारण है कि रेस्पिरेशन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन मानते हैं दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, अपन पहले से ही ऑलरेडी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं, तो मैं उसमें ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करूँगा क्योंकि मैं क्लास में टिक भी करा चुका हूँ उसके बारे में। तो आगे पढ़ते हैं। रेस्पिरेशन इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। देखो ये एक्सोथर्मिक क्यों है? बिकॉज एनर्जी इज़ रिलीज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, एनर्जी रिलीज़ होती है। और आपको पता है एंडोथर्मिक में क्या होता है, एनर्जी अब्जॉर्ब हो जाती है। ड्यूरिंग द प्रोसेस द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द फूड ब्रेक डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज। देखो रेस्पिरेशन में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ब्रेक डाउन हो जाती है ग्लूकोज में। दिस ग्लूकोज कंबाइंस विथ ऑक्सीजन इन द सेल ऑफ आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी के बाकी सेल से मिल जाता है एंड लिबर्ट हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, और बहुत ज़्यादा एनर्जी को रिलीज़ कर देता है। इसीलिए इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन मानते हैं दोस्तों। देखिए एक्सोथर्मिक में क्या होता है कि एनर्जी को वो रिलीज़ करते हैं, मतलब लिबर्ट करते हैं, आज़ाद कर देते हैं। और एंडोथर्मिक में जो है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है दोस्तों, ये बोथ डायरेक्शन से होती है, एंडोथर्मिक ओनली वन डायरेक्शन से होती है। एक्सोथर्मिक में आता है CH4, बर्निंग ऑफ CH4, और एंडोथर्मिक में आता है दोस्तों मेल्टिंग ऑफ आइस। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, साथ में आपको दोनों का डिफरेंस बता दिया मैंने। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पे दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमारा अगला आंसर क्वेश्चन था कि हम जो भी पैकेट वगैरह होते हैं या उनको हम नाइट्रोजन से फ्लश क्यों करते हैं। मैं क्लास में क्वेश्चन भी टिक करवाया था मैंने, और ये आपको अगर आपके पास मॉडल क्वेश्चन पेपर होगा तो उसमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे दोस्तों। देखिए, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फ्लशिंग नाइट्रोजन इनटू फूड पैकेट्स कंटेनिंग ऑयल एंड फैट प्रोडक्ट टू अवॉइड रेंसिडिटी। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि कोई भी ऑयल और फैट कंटेनिंग प्रोडक्ट होते हैं ना, तो उनके पैकेट्स में आप नाइट्रोजन को फ्लश क्यों करते हैं। तो भाई क्यों करते हैं उसका मेन रीज़न मिल गया दोस्तों आपको, टू अवॉइड रेंसिडिटी, खाने को सड़ने वगैरह से बचाने के लिए। देखो क्या होता है, जब खाने में ऑक्सीजन मिल जाता है तो वो खाने को ऑक्सीडाइज कर देता है। जैसे लिखा है, ऑक्सीजन मिलने से वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और उससे अनप्लीजेंट ऑडियो, एक बहुत उसकी पूरी स्मेल, मतलब खुशबू जो पूरी दुर्गंध में चेंज हो जाती है और टेस्ट भी बिल्कुल बिगड़ जाता है। इसलिए उसको नाइट्रोजन उसमें फील करते हैं ताकि वो इन्वायरमेंट से रिएक्ट ना कर सके और उसको ख़राब होने से, रेंसिडिटी, खाने को सड़ने से या ख़राब होने से बचाया जा सके। आई होप दोस्तों क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं दोस्तों कि ऑयल और फैट कंटेनिंग प्रोडक्ट को बचाने के लिए कौन सी गैस फील करते हैं, तो नाइट्रोजन क्यों करते हैं, ताकि उसको रेंसिडिटी या ऑक्सीडेशन होने से बचाया जा सके। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे, आप जल्दी देखते हैं हम। देखो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एन अमलगम, क्वेश्चन आएगा आपको व्हाट इज अमलगम। क्या आएगा दोस्तों, व्हाट इज अमलगम। अमलगम क्या होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। सिंपल भाषा में बात करूं मैं तो जो मर्क्यूरी होती है ना दोस्तों, मर्क्यूरी में अगर हम किसी और मेटल को मिक्स कर देते हैं तो जो मिक्सचर बनता है उसको हम अमलगम कहते हैं। ठीक है, सिंपल भाषा में इसकी डेफिनेशन देख लो, देख जल्दी से। अमलगम इज एन अलॉय ऑफ मर्क्यूरी विथ अनादर मेटल। ठीक है, क्या बोला उसने कि ये क्या है, अलॉय ऑफ मर्क्यूरी विथ अनादर मेटल। ठीक है, आगे लिखा है इट मे बी लिक्विड और अ सॉफ्ट पेस्ट और अ सॉलिड डिपेंडिंग अपॉन द प्रपोर्शन ऑफ मर्क्यूरी। मतलब देखो जो मिक्सचर बनेगा वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है,
है ना, या फिर आपको सॉफ्ट पेस्ट भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपने कितना मर्क्यूरी उसमें ऐड किया है दोस्तों। ठीक है, तो ये अमलगम की डेफिनेशन हो गई। ठीक है दोस्तों, जो मैंने आपको बताया है इसको आप पीछे जाके लिख भी सकते हो दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ कोरोजन। व्हाट इज़ कोरोजन, कोरोजन क्या होता है। देखो सबको पता है, द ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ प्योर मेटल बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और केमिकल, है ना, ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड कोरोजन। हवा, पानी या मॉइस्चर की वजह से एक प्योर मेटल में जो डिस्ट्रक्शन होता है, मतलब जैसे लोहे में जंग लगना, कोई भी डिस्ट्रक्शन होता है अचानक से कोई प्योर मेटल में, किसकी वजह से, या तो एयर की वजह से या मॉइस्चर की वजह से या कोई भी केमिकल जैसे एसिड वगैरह है, इनकी वजह से उसको हम कोरोजन बोलते हैं। जैसे देखो, व्हेन एन आयरन ऑब्जेक्ट इज़ केप्ट इन अ डेम्प एयर, जब किसी लोहे के ऑब्जेक्ट को हम खुले हवा में थोड़ी देर रख देते हैं तो वो धीरे से उसका कलर रेड ब्राउन हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं उस पर रस्ट, जंग लग गई। इसी को हम रस्टिंग ऑफ आयरन भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। आपको एग्जाम में रस्टिंग ऑफ आयरन वाला क्वेश्चन भी अलग से पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ रस्टिंग ऑफ आयरन, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों इसको अच्छे से। बढ़ते हैं हम आगे। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत, लॉ ऑफ ऑक्टेव। इसको ऑक्टेव से याद रखना। ऑक्टेव मतलब होता है, ऑक्ट मतलब 8, ऑक्टेव मतलब 8, इसको वर्ड ध्यान रखना, ऑक्टेव मतलब 8। तो न्यूलैंड के अकॉर्डिंग क्या था दोस्तों, कि जब इन्होंने एलिमेंट को प्लेस किया था ना, तो उन्होंने उसको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से एडजस्ट किया था। और इनका कहना ये था कि जो हर 8th एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ के रिपीटेशन मतलब सेम होगी। ठीक है, क्या बोला उसने कि जो फर्स्ट नंबर पे जो एलिमेंट होगा और जो एलिमेंट 8th टर्म पे होगा उनकी प्रॉपर्टी क्या आएगी, सेम। हर बार ऐसा होगा, एवरी 8th एलिमेंट, हर 8 टर्म की प्रॉपर्टी फर्स्ट वाले टर्म के सेम रहेगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ दोस्तों। डेफिनेशन एक बार आपके लिए पढ़ देते हैं। देखो, अकॉर्डिंग टू दिस, व्हेन एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन ऑर्डर टू इंक्रीज एटॉमिक मास, जब किसी भी एलिमेंट को उनके एटॉमिक मास के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाया जाता है, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी एट्थ एलिमेंट आर रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। ये क्या है दोस्तों, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब इसमें आपको ऑब्जेक्टिव के लिए 2-3 बातें ध्यान रखना है कि न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव किस ईयर में इस्टेब्लिश हुआ, मतलब किस ईयर में इसका इन्वेंशन हुआ। दूसरी बात, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के अंदर जो उन्होंने टेबल बनाई थी उसमें कितने एलिमेंट्स फाउंड हुए थे दोस्तों। ठीक है, इन बातों को मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, उसको याद करके रखना। एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं कि न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव किसने फाइंड किया, कब फाइंड किया, मतलब व्हेन, समय लिखना है आपको, और कितने एलिमेंट्स थे इसके अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, मेंडलीव पीरियोडिकल लॉ, मेंडलीव पीरियोडिकल टेबल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। बहुत सिंपल बोला उन्होंने कि जो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है किसी भी एलिमेंट की, वो उसके पीरियोडिक फंक्शन, जो उसके पीरियोडिक फंक्शन होते हैं देयर मास के, वैसी होती है। ठीक है, थोड़ा सा इसको ये भी ध्यान रखना कि मेंडलीव की टेबल में कितने एलिमेंट्स थे, मेंडलीव की टेबल की लिमिटेशन ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि आपको मेंडलीव और मॉडर्न पीरियोडिकल टेबल में डिफरेंशिएट पूछ सकते हैं। और आपको इसके पहले जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव था उसकी भी लिमिटेशन आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, कि उसकी ऐसी क्या कमियां थी जो नहीं थी, जैसे उसमें था कि कैल्शियम के आगे नहीं बढ़ पाया था लॉ ऑफ ऑक्टेव में, है ना। ऐसा तो नहीं होता कि भैया हर बार ऐसा ही हो कि फर्स्ट और 8th एलिमेंट सेम हो। ध्यान रखिएगा, उसने कुछ एलिमेंट्स की खोज की थी, शायद 56 एलिमेंट्स, बाकी और उन्होंने मतलब फाउंड नहीं हो सकते, लेकिन बाद में फाउंड हो गए थे। वैसे मेंडलीव पीरियोडिकल टेबल में कितने एलिमेंट थे ध्यान रखना, 63 थे या कितने थे, है ना। और ऐसे आपको मॉडर्न पीरियोडिकल टेबल का ध्यान रखना है कि उसने मेंडलीव की पीरियोडिकल टेबल की कौन सी कमियों को दूर करा दोस्तों। तो ये आपको पेपर में आ सकता है, इनको पढ़ के जाना अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है दोस्तों। तो देखिए,
पहली बात, इट इज़ एन असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये असेक्सुअल है, असेक्सुअल मेथड है, ठीक है, समझ में आया। आगे, इन विच न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट पार्ट्स सच एज स्टीम, लीव, रूट विदाउट द हेल्प ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ये ध्यान रखना, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब मेन ही क्या होता है दोस्तों, कि इसमें फोकस किस बात पर रखना है कि ये भाई मेथड कौन सी असेक्सुअल मेथड है। अपन ऑलरेडी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और जानते हैं क्या होता है बायसेक्सुअल। अच्छा, इसमें रिप्रोडक्शन ऑर्गन जो है उनकी मदद के बिना जो प्लांट होते हैं ना, जहाँ भी उनके बीज गिरते हैं, पत्तियाँ गिरती है, जड़ जो होती हैं, रूट्स होती है, उनकी सहायता से नए प्लांट बन जाते हैं ऑटोमेटिक। इनके लिए कोई रिप्रोडक्शन एक्टिविटी की ज़रूरत नहीं पड़ती या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सारा काम जो इनकी स्टीव, लीव और रूट सारा काम कर देते हैं दोस्तों। इसमें इनको अलग से जो है कुछ नहीं करना पड़ता। जो इनकी स्टीम है, लीव्स है, ये जो रूट्स है ना, वो सारा काम कर देती है। काय का, किसका न्यू काम, सारा काम कर देती बेटा, तो न्यू प्लांट का। इसलिए रिप्रोडक्शन के लिए ना कुछ और नहीं चाहिए होता, क्या, कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं चाहिए होता, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर जल्दी से दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगले प्रश्न पे, व्हाट इज़ सेल्फ पॉलिनेशन। तो हम ऑलरेडी सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन याद कर चुके हैं दोस्तों। द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन फ्रॉम द अनादर ऑफ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और समटाइम टू द जेनेटिक आइडेंटिकल फ्लावर। देखा क्या बोला उसने, सेम प्लांट होना चाहिए या क्लोन होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सेम फ्लावर या सेम प्लांट होना चाहिए तो उसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और क्रॉस क्या होता है भाई, यहाँ पर आपका एक प्लांट है, यहाँ का एक प्लांट है, यहाँ ने इससे डीलिंग कर लिया, तो वो होता है क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ पर एक प्लांट अलग है, यहाँ पे एक प्लांट अलग है, दोनों प्लांट के बीच में कोई प्रोसेस होती है तो उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। अगर इसका डिफरेंस नहीं पढ़ा हो तो एक बार सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन का डिफरेंस ज़रूर पढ़ के जाना दोस्तों। ये डेफिनेशन है, आपको जब 2 मार्क्स में कोई क्वेश्चन आता है तो आपको डेफिनेशन पूछे, डेफिनेशन ही लिखना है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से पढ़ के जाना है इसको। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, हाउ इज़ द चाइल्ड्स सेक्स डिटरमाइन इन वुमेंस। इंसानों में जो ह्यूमंस होते हैं उनमें बच्चा लड़का है या लड़की है, कैसे डिटरमाइन किया जाता है दोस्तों। तो देखो, अ सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इन ह्यूमंस इज डिटरमाइंड बाय द टाइप ऑफ मेल हेल्पॉइड गीमेट, इंसानों की गीमेट्स दैट फ्यूज विद द फीमेल एग। जो महिलाओं में जो एग होते हैं उनसे कैसे वो फ्यूज़ होते हैं, कैसे उनमें जुड़ते हैं जाके, उससे हमें पड़ता है कि जो बच्चा है उसका मतलब क्या लड़का होने वाला है लड़की होने वाला है। आगे देखें, ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस मेल्स प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ गीमेट्स। जब भी ये जैसे प्रोसेस होती है तो उसमें क्या होता है, हाफ ऑफ द स्पर्म्स हैव एन एक्स क्रोमोसोम, उसमें आधे जो होते हैं वो एक्स क्रोमोसोम होते हैं और आधे कौन से होते हैं दोस्तों, वाई क्रोमोसोम होते हैं। ध्यान रखिएगा, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, मेल। तो उनमें क्या होते हैं, 2 क्रोमोसोम होते हैं, कौन से, एक तो एक्स क्रोमोसोम होते हैं, दूसरे होते हैं दोस्तों वाई क्रोमोसोम। ठीक है, समझ में आया आपको इतना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे फीमेल जो एग होते हैं उसमें सिर्फ एक्स क्रोमोसोम होते हैं। मतलब आपसे पूछे एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं कि मेल के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं या मेल के अंदर किस प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं, तो ध्यान रखिएगा, मेल के अंदर होते हैं एक्स और वाई दोनों, और फीमेल के अंदर होते हैं ओनली एक्स क्रोमोसोम। ये ध्यान रखिएगा, समझ में आया। आगे देखते हैं अब होता क्या है। इफ़ द मेल गेमेट्स विद द एक्स क्रोमोसोम फ्यूज टू फीमेल एक्स, अगर जो मेल का ये एक्स क्रोमोसोम है ये जाके फीमेल के एग से मिल जाता है तो आप क्या बोलेंगे, चाइल्ड विल बी फीमेल, क्या लड़की क्या होने वाली है, सॉरी जो बच्चा है वो लड़की होने वाली है। और आगे, इफ़ द मेल गेमेट्स इज़ वाई क्रोमोसोम, लेकिन अगर लड़के का जो वाई क्रोमोसोम है वो जाके फीमेल एग से फ्यूज़ हो जाता है दोस्तों, तो अपन बोलते हैं कि क्या होने वाला है, लड़का होने वाला है। ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बन सकता है। देखिए 10th में जो 8 चैप्टर है आपका रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर, ये इसमें से आपको 5 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव भी आ रहे हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगर आपको 2 मार्क्स से पूछते हैं तो आपको इतना लिखना ही पड़ेगा कि जो मेल होते हैं उसके अंदर 2 प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं, एक्स और वाई। फीमेल के अंदर जो होते हैं सिर्फ एक्स क्रोमोसोम होते हैं। और फिर ये लाइन जो है
भले आप ऊपर क्लियर नहीं लिखें, लेकिन ये लाइन आपको ज़रूर लिखना है याद से। जो मैं लाइन आपको अभी ब्लैक से इंडिकेट कर देता हूँ, ये जो है पैराग्राफ आपको ज़रूर लिखना है। ये लाइन आपको फीमेल वाली लिखना है और ऐसी आपको मेल वाली लिखना है। इसे द मेल स्पर्म्स हैज़, इसकी जगह आ जाएगा एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, तो जाके 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, क्योंकि चैप्टर में से 5 ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, तो इसके ऑब्जेक्टिव को ध्यान से पढ़ना। आपको मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पूछ सकते हैं, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पूछ सकते हैं, मेल के पास कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, फीमेल के पास कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए कौन से ऑर्गन का यूज़ करते हैं, उनके नाम, ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। देखो दोस्तों, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको सीरियसली लेके पढ़ें, क्योंकि 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव आपके इसी चैप्टर में से आने वाले हैं। रिप्रोडक्शन और मेटल नॉन मेटल, इन दोनों को बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। और आपको मैं एक हिंट दूंगा कि आपके बुक में जो पीछे पॉइंट टू रिमेंबर दे के रखते हैं, चैप्टर जहाँ ख़त्म होता है, व्हाट डू यू लर्न या व्हाट डू यू हैव लर्न, तो वो ज़रूर पढ़िएगा एक बार, उसमें से कुछ क्वेश्चन आपके बैठ सकते हैं। और जहाँ भी आपको ईयर दिख रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट उनको ज़रूर पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहलाता है। इसके पहले एक आपको एक ऑब्जेक्टिव बता दूं मैं, कि अगर आपसे पूछे कि मेंडल ने अपने लॉ के लिए किस प्लांट का इस्तेमाल किया था दोस्तों, तो याद रखना पी प्लांट, मटर के पौधे का इस्तेमाल किया था दोस्तों, है ना, पी प्लांट का। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। और मेंडल का लॉ कब आया था, उसकी ईयर याद रखना आप। आगे पढ़ते हैं। When parents with pure contrasting traits are crossed together, जो 2 पेरेंट्स होते हैं मेल और फीमेल, जब इनमें अलग अलग ट्रेड्स पाए जाते हैं, भाई किसी की हाइट, हेल्थ अलग अलग, सबके कॉन्ट्रास्ट ट्रेड सबके अलग अलग होते हैं ना, तो क्रॉस टुगेदर जब आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, डायग्राम दिया आपकी परीक्षा बोर्ड या बुक में या किताब में, ओनली वन फॉर्म ऑफ ट्रेड अपीयर्स इन द नेक्स्ट जनरेशन, तो किसी भी एक जनरेशन, मतलब किसी भी, या तो फादर का, जैसे यहाँ पे मान लो आपका मेल है, यहाँ पे फीमेल है, तो जब ये इनके जो भी ट्रेड्स कॉन्ट्रास्ट होते हैं दोस्तों, तो किसी भी एक ही क्वालिटी जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में दिखने को मिलती है। दे हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग्स विल एग्जिबिट ओनली द डोमिनेंट ट्रेड इन द फेनोटाइप, जो डोमिनेट करता है उसी की गुण अपने को बच्चे में दिखते हैं, तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसको बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंट भी बोलते हैं दोस्तों। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक और नाम क्या है, तो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। देखिए आपने सुना होगा ना, बहुत बार बोलते हैं कि यार ये बच्चा बिल्कुल इसके पिताजी पे गया है, या इसमें ये पूरा पिताजी के गुण है। तो वो क्या होता है, जो ट्रेड्स होते हैं ना, वो किसी भी जो नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं, तो वही क्या होता है, हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस होता है दोस्तों, कि जिसके जो है मतलब जिसके ट्रेड्स डोमिनेट करेंगे नेक्स्ट जनरेशन में, वही दिखेगा अपने को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये शुरू करते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखिए 2 लॉ ऑफ होते हैं रिफ्लेक्शन के। पहली बात तो देखिए, एक प्लेन मिरर होता है यहाँ पे, जब यहाँ पर कोई लाइट जो है वो आती है, ठीक है, और जो लाइट आती है वो जब इस प्लेन में से रिफ्लेक्ट होके दूसरी तरफ चली जाती है, इसको बोलते हैं हम, ये जो लाइट आती है ना, इसको बोलते हैं हम इंसिडेंट रे, ये होती है हमारी रिफ्लेक्टेड रे, और ये होती है सेंटर में नॉर्मल रे। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और ये नॉर्मल रे। ठीक है, तो पहला लॉ क्या बोलता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे जो होती है ना, वो लाइज इन द सेम प्लेन, ये सब एक ही तल पे स्थित होती है। कहाँ पर, एक ही तल पे, ये एक ही तल पे स्थित होती है तीनों लाइंस। पहला लॉ ये बन गया। दूसरा लॉ ये है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है ना, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। इंसिडेंट जो एंगल होता है वो रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ ये भी, देखिए 1 मिनट, ये देखिए, द सेकेंड लॉ रिफ्लेक्शन इज दैट द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, मैंने क्या बोला कि ये जो है ना, यहाँ जो एंगल बनता है वो इस वाले एंगल के बराबर होता है। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल। और पहला पॉइंट, ये जो होते हैं सब सेम प्लेन पे होते हैं। तो ये 2 लॉ हो गए हमारे। ठीक है मेरे दोस्तों। और नॉर्मली अगर मैं आपको रिफ्लेक्शन की बात करूँ, तो रिफ्लेक्शन क्या होता है दोस्तों, तो
जब लाइट आती है और प्लेन में से टकरा के बाउंस बैक हो जाती है अदर डायरेक्शन में, तो उसी को हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे हम जल्दी से। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर ट्रांसफर टू 2 पॉइंट ऑफ लाइन इन द सेम प्लेन। मतलब आपको इतना लिखना है, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन। ये आपने पिछले भी पढ़ा था। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में पॉइंट सेम है। ठीक है, ये आपको ग्रीन वाला ये नहीं करना है, सिर्फ इतना करना है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल और लाइज इन द सेम प्लेन। देखिए, ये यहाँ पर डायग्राम थोड़ा सा दिख रहा है आपको, ये लाइन बनी है, ये यहाँ से इंसिडेंट, ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड नीचे जा रही है। मैं आपको इसको थोड़ा अलग अलग कर शो करता हूँ। देखिए, इंसिडेंट, ये नॉर्मल लाइन है आपकी, और ये जो है वो रिफ्लेक्टेड लाइन है। ठीक है, अब नॉर्मल तो सीधी होती है, लेकिन ये यहाँ से यहाँ न जाते हुए यहाँ इस सब झुक जाती है। ठीक है, तो सेकंड बोलता है द रेशो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्नेल लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ध्यान रखिएगा, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो आप पढ़ते हो, इसका एक और नाम क्या है? स्नेल लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। स्नेल, कई बार आपको राइटर के नाम ऐसे पूछ लेते हैं, आपको पेपर में पता ही नहीं होता। ये क्या बोल रहा है? साइन आई अपॉन साइन आर होता है। ठीक है, याद रखना आप। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ओम्स लॉ के बारे में बात करते हैं। स्टेट दैट द करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू अप्लाइड अ पोटेंशियल डिफरेंस इन इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट टू द रेसिस्टेंस इन द सर्किट। देखो, ओम्स लॉ ये बोलता है कि द करंट फ्लोइंग ऑफ अ सर्किट, जब आप एक सर्किट में जो करंट फ्लो होता है वो किसके प्रपोर्शन होता है? डायरेक्टली प्रपोर्शन होता है अप्लाइड पोटेंशियल के। वो इन्वर्स किसके होता है? रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट के। तो इससे हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया दोस्तों ओम्स लॉ का। ठीक है, ये तो स्टेटमेंट हो गई, ये बन गया हमारा। आपको दिखाता हूँ, ये देखो ओम्स लॉ का सर्किट डायग्राम आपकी बुक में भी दिया दोस्तों। ये हो गया हमारा फॉर्मूला, V इक्वल्स टू आई इंटू आर। ठीक है, या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, R इक्वल्स टू वी अपॉन में आई। रेसिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला, V इक्वल्स टू आई वी अपॉन में आई। V मतलब दोस्तों पोटेंशियल डिफरेंस, I मतलब होता है करंट, और R मतलब होता है रेसिस्टेंस। और ध्यान रखिएगा, रेसिस्टेंस की जो SI यूनिट है, रेसिस्टेंस की जो SI यूनिट है वो क्या है दोस्तों? ओम। क्या है ये? ओम का साइन है। आपको ध्यान रखिएगा, सबकी, चाहे पोटेंशियल डिफरेंस हो, चाहे पावर ऑफ लेंस हो, चाहे कुछ भी हो, पावर ऑफ लेंस की क्या होती है? मैंने बताई थी क्लास में। पावर ऑफ लेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है दोस्तों? पावर ऑफ लेंस क्या होती है ऐसा यूनिट? पता है? भूल गए? डायोप्टर। क्या होती है? डायोप्टर। पावर ऑफ लेंस क्या होती है? डायोप्टर। ये ध्यान रखना। इसके अलावा आपको इलेक्ट्रिक करंट, है ना, रेसिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पावर, ये तो लेंस की थी। सिंपल पावर की क्या होती है? वॉट होती है जैसे। और भी आपको जो सी सब आपको वर्क डन की क्या होती है ना। तो ये सब आपको याद करके रखना है, सबकी ऐसा यूनिट क्या होती है, क्योंकि पेपर में आपसे लगातार पूछ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में आपको ऐसा यूनिट बहुत बार पूछी है। सबकी ऐसा यूनिट पढ़ के जाना दोस्तों अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? देखिए, अ कंटिन्यूस एंड अ क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। लगातार चलने वाला और क्लोज्ड पाथ जो बंद हो, उसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइस। इसमें कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है, उसमें एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है और वायर होता है, जो अच्छी तरीके से कनेक्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ स्विच, जो स्विच से कनेक्ट होते हैं। देखा, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। बोलते हैं सर्किट चले गया, फ्यूज़ उड़ गया, तो इसमें इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है। जैसे मान लो आपने बोला बल्ब है आपके घर में, फिर वहाँ पर आप उसको कनेक्ट करते हो केबल या वायर के थ्रू, और उस वजह से स्विच ऑन ऑफ करते हो तो लाइट चली जाती, मतलब लाइट ऑन हो जाती है, ऑफ हो जाती है।
तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट होता है दोस्तों, जहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है क्लोज्ड पाथ में होता है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क नीडेड टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट टू अ स्पेसिफिक पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पर जाने के लिए, मूव करने के लिए जो चार्ज लगता है उसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। क्या बोला मैंने भाई? वापस सुन लो। द अमाउंट ऑफ वर्क नीडेड, कोई हमको कितना अमाउंट का काम करना पड़ेगा, किसके लिए करना पड़ेगा? टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू स्पेसिफिक पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने के लिए कितना हमको वर्क करना पड़ेगा, उसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूव्ड अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के जब अगेंस्ट कोई ऑब्जेक्ट जाता है तो इट गेन सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो वो कुछ एनर्जी प्राप्त करता है जिसे हम पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना, पेपर में आ सकता है आपको। बढ़ते हैं आगे। दोस्तों क्वेश्चन है व्हाट इज़ रेसिस्टेंस? रेसिस्टेंस क्या होता है दोस्तों? तो रेसिस्टेंस इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। ये कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है, एक वैल्यू होती है, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से इट रेसिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक करंट के साथ रेसिस्ट, मतलब बहने के साथ फ्लो कर पाता है। अ कंपोनेंट दैट इज यूज टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन सर्किट इज कॉल्ड रेसिस्टर। और ऐसे कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिक करंट को रेसिस्ट करने में, उसके फ्लो को रेसिस्ट करने में हेल्प करते हैं, उसे हम रेसिस्टर कहते हैं दोस्तों। ध्यान रखना, आपको दिखाया ना अपने, ऐसे रेसिस्टेंस डालते हैं अपन, ठीक है ना, किसी करंट फ्लो के मीडियम में डालते हैं रेसिस्टेंस ऐसे, तो वो चीज़ होती है रेसिस्टेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, कैटेगरीज ऑफ बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करा है दोस्तों अपन ने। कितनी कैटेगरी में? 3 कैटेगरी में। पहली होती है दोस्तों प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर मतलब उत्पादक। ठीक है, दे रिफर्स टू एज ऑटोट्रॉप्स। ये कौन होते हैं? जो अपना खाना खुद बनाते हैं। नॉर्मली देखा जाए तो प्लांट होते हैं जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से अपना खाना खुद बनाते हैं, उनको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर। ठीक है दोस्तों, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, सेल्फ प्रोड्यूसर। कन्वर्टेड एनर्जी इनटू फूड, जो अपनी एनर्जी को फूड में कन्वर्ट कर लेते हैं, उन्हीं को ऑटोट्रॉप्स या प्रोड्यूसर भी बोलते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। देन इसमें सेकंड आता है कंज्यूमर, उपभोक्ता। इन्हें हम हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। कंज्यूमर्स डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर और ऑटोट्रॉप्स। ऐसे कंज्यूमर, ग्राहक, जो या तो कंज्यूमर पर डिपेंड, जो प्रोड्यूसर पर डिपेंड होते हैं, या ऑटोट्रॉप्स मतलब पेड़ पौधों पर डिपेंड होना अपने खाने पीने के लिए, वो होते कंज्यूमर, हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं इनको। और डीकम्पोजर क्या होते हैं दोस्तों? इनको हम बोलते हैं डेट्रीवोर्स, डेट्रीटीवोर्स। डीकम्पोजर ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक वेस्ट फ्रॉम कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर इनटू अ सिंपलर रीयूजेबल फॉर्म। ये क्या करते हैं दोस्तों? ये ब्रेक डाउन करते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट को। तो ध्यान रखना आपको, ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक वेस्ट कौन करता है? डीकम्पोजर करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो टाइम कम है हमारे पास। देखिए दोस्तों, मेन कॉज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशन। आपको पता होगा कि ओजोन लेयर में डिप्लेशन हो रहा है। डिप्लेशन की वजह से मेन कारण क्या क्या है? तो देखिए, इसका मेन कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। तो ध्यान रखना, आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये होता है CCl2F2, CCl2F2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CCl2F2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का फार्मूला CCl2F2। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसी को नॉर्मली एरोसोल भी कहते हैं दोस्तों, एरोसोल, AERO, एरोसोल। ठीक है, याद रखना है आप। इन द एटमॉस्फेयर व्हेन द क्लोरोफ्लोरोकार्बन रीचेज द अपर एटमॉस्फेयर, जब ये ऊपर के एटमॉस्फेयर को रीच करती है, हाई UV रेडिएशन रिएक्ट विद दिस। तो जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आता, सुना होगा आपने, वो उससे रिएक्ट करता है एंड रिलीज क्लोरीन एटम्स। और वो उससे रिएक्ट करने के बाद एटम बनाता है, क्लोरीन के एटम्स। दिस फ्री क्लोरीन एटम्स रिएक्ट विथ ओजोन
और ये ओजोन से रिएक्ट करती है और ओजोन लेयर में डिप्लीशन कर देती है, मतलब छेद कर देती है। किसकी वजह से? CCl2F2 मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से, जिसको हम एरोसोल भी कहते हैं। ये जब यूवी रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सन से आता है, उससे रिएक्ट करके क्लोरीन बना देते हैं। तो क्लोरीन के एटम्स जो होते हैं दोस्तों, वो किससे रिएक्ट करते हैं? ओजोन से, जिससे ओजोन लेयर में डिप्लेशन बढ़ता जा रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस टू अनदर केमिकल सब्सटेंस। जब कोई एक केमिकल सब्सटेंस किसी दूसरे केमिकल सब्सटेंस में चेंज हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है, उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं, वापस सुनो। एक केमिकल सब्सटेंस किसी दूसरे केमिकल सब्सटेंस में चेंज हो जाता है, इसी को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे लोहे में जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन, सेटिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, मिल्क को जमा के दही बना देना, फूड डाइजेशन ऑफ फूड, खाने का पचना, या रेस्पिरेशन होना। ठीक है, ये आपको याद रहेगा। एग्जाम्पल भी ध्यान रखना, पेपर में आपको लिखने में आसानी होगी। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर आपको मैंने और बताए हैं रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जहाँ पर ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। ऑक्सीडेशन मतलब जहाँ पर जब रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन को कोई गेन करता है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और जहाँ पर किसी इक्वेशन में कोई ऑक्सीजन को लूज़ करता है वो रिडक्शन होता है, और इन दोनों को मिला के बनता है रिडॉक्स रिएक्शन दोस्तों। याद रहेगा आपको ये। इसके अलावा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी आपको इम्पॉर्टेंट एग्जाम में। ये ऐसी रिएक्शन होती है जहाँ पर एसिड और बेस मिलकर क्या बनाते हैं? सॉल्ट और वाटर। इसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वो ध्यान रखिएगा, आपको एग्जाम में बहुत काम आने वाला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इन अर्ली इन द मॉर्निंग ड्यूरिंग सनराइज द सन इज़ नियर द हॉरिजॉन। देखिए ये क्वेश्चन आता है आपको कि सुबह के वक्त आपको जो सन है वो अपीयर जब होता है तो आसपास का जो स्काई है वो आपको रेड क्यों दिखाई देता है? स्काई जो रेड क्यों दिखाई देता है आपको? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब सुबह होती है तो सन जो है वो हॉरिजॉन के करीब होता है। ड्यू टू ट्रैवलिंग सच अ लॉन्ग डिस्टेंस मोस्ट ऑफ ब्लू कलर ऑफ द सनलाइट गेट स्कैटर्ड। इसका मतलब क्या होता है कि जब इस समय पर जो आता है ना, तो वहाँ पर ट्रैवलिंग ज़्यादा करना पड़ती है सन को, और इसकी वजह से जो ब्लू लाइट है, ब्लू कलर जो है स्काई का जो आप बोलते हैं, वो स्कैटर्ड हो जाता है। स्कैटर्ड होना मतलब उसका स्कैटर्ड हो जाना, फैलाव हो जाता है। जब कलर ब्लू बहुत फैल जाता है तो हमारी आंखों पर नॉर्मली जो है सनराइज का कलर रेड दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि जो रेड कलर होता है उसकी वेव लेंथ ज़्यादा होती है और ब्लू कलर की जो वेव लेंथ है वो कम हो जाती है। इस वजह से अपने को क्या होता है दोस्तों, स्काई जो है वो रेड दिखाई देता है। देखो लिखा है ना, इट हैज़ शॉर्ट वेव लेंथ और सिंस इट हैज़ अ लॉन्गर वेव लेंथ। इस वजह से क्या होता है, जब सनलाइट स्कैटर्ड हो जाती है, मतलब ब्लू कलर जो है वो सनलाइट में स्कैटर्ड फैल जाता है, तो इस वजह से हमारी आंखों तक जो कलर पहुंचता है सिर्फ रेड कलर पहुंचता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम आगे अगले प्रश्न पे, जल्दी से देखिए। देखिए दोस्तों, टिंडल इफेक्ट। व्हाट इज टिंडल इफेक्ट? एग्जाम में आपको टिंडल इफेक्ट पूछ सकते हैं, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। टिंडल, TYNDALL, टिंडल, EFFECT, टिंडल इफेक्ट क्या होता है दोस्तों? ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से समझते, थोड़ा जूम करता हूँ इसको मैं। देखिए दोस्तों, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट, मतलब एक प्रकाश की किरण, स्ट्राइक्स दीज फाइन पार्टिकल्स, जब वो किसी भी पार्टिकल से टकराती है, द पाथ टेकन बाय दैट बीम बिकम्स विजिबल, तो वो पाथ जहाँ से अपने को बीम दिखने लग जाती है, द लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड कंटिन्यूसली बाय दिस पार्टिकल, वो लाइट लगातार उस पाथ से रिफ्लेक्ट होती है जो हमारी आंखों तक पहुंचती है। इसी को हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से ये पार्टिकल्स जो निकलती है, इसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। नॉर्मली अगर आपसे पूछे टिंडल इफेक्ट क्यों होता है, तो ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आपको सन जो है सूर्योदय के समय जो है स्काई रेड का दिखता है, वो भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। तो दिस फेनोमेनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। इसके लिए मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, देखिए उस फोटो को ध्यान से। देखो दोस्तों, ये फोटो आपकी इमेज आपको दिख रही है यहाँ पर, ये एक पेड़ है। जब आप देखते हैं सुबह के समय जब बाहर से सनलाइट आती है और अगर आप जंगल के अंदर है तो ये क्या होता है, जो पेड़ की यहाँ से इस जगह से जब खाली होती है ना, यहाँ से रेज जो है वो हमारी आंखों तक पहुँचती है, दैट रिफ्लेक्ट होके पेड़ों की पत्तों से या जो गैप होती है वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास पहुँचती है दोस्तों, इस तरीके से।
तो इसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, स्कैटरिंग ऑफ लाइट विथ फाइन पार्टिकल्स, और इसी को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। ठीक है दोस्तों, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। तो देखिए दोस्तों, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बस, कि ध्यान रखना कि फेनोमेनन क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स, टिंडल इफेक्ट, जो मैंने को समझा दिया है ऊपर। ठीक है, ध्यान रखना आप इसको अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है दोस्तों। तो पहली प्रॉपर्टी देखिए, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर लाइक क्लोज्ड कर्व। मैग्नेटिक फील्ड की लाइन कैसी होती है, एक क्लोज कर्व, मतलब बंद कर्व जैसी होती है दोस्तों। दे ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल, जो नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है और साउथ पोल पे आके रुक जाती है। देखो नॉर्थ पोल साउथ पोल आपको पहले से पता है। ठीक है दोस्तों, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, यहाँ से स्टार्ट होती है और साउथ पोल के आगे रुक जाती है, गोल घूमती रहती है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। आगे बढ़ते सेकंड प्रॉपर्टी इसकी दोस्तों, जल्दी सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं, बनाइए। सेकंड प्रॉपर्टी दोस्तों आपके सामने है, देखिए ध्यान से। क्लोजर द फील्ड लाइन, जैसे ही आप फील्ड लाइन के करीब होते हैं, स्ट्रॉन्गर इज द मैग्नेटिक फील्ड। जितना करीब जाओगे उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगी। आगे देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड नियर द पोल्स एंड वाइडली अपार्ट एट, मतलब ये जो है नॉर्मली देखा जाए तो पोल्स के करीब ज़्यादा होती है और अदर प्लेस पे थोड़ा कम होती है। ठीक है दोस्तों, अगला, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी भी मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइन होती है आपस में एक दूसरे को काटती नहीं है, इंटरसेक्ट नहीं करती। ये बात ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों। देखिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। ये है आपका फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल। फ्लेमिंग का राइट हैंड थंब रूल ध्यान रखिएगा, ये नहीं पढ़ा हो तो। देखिए, इफ़ अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज इमेजिन्ड टू द हेल्ड राइट हैंड, उसने बोला मान लो ये कंडक्टर है, ये बिल्कुल स्ट्रेट कंडक्टर है, इसको अपने अपन ने राइट हैंड में पकड़ के रखा है। ठीक है, दिख रहा है आपको, लाइन बता रहा हूँ मैं आपको। तो द थंब पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, जो हमारा अंगूठा रहेगा ना, ये थंब, ये क्या दिखाएगा दोस्तों, ये दिखाएगा करंट। द कर्ल्ड फिंगर ऑफ द हैंड इंडिकेट द डायरेक्शन, वो जो गोल हिस्सा है ना, ये दिखाएगा हमारा डायरेक्शन, कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ से राउंड कर रही है। देखो आप दिख रहा है यहाँ पे, ये दिख रहा है आपको कैसे मैग्नेटिक फील्ड गोल 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 राउंड कर रही है। तो अंगूठा क्या दिखाता है आपका, करंट फ्लो, और जो कर्ल फिंगर है, गोल घुमे फिंगर, दिखाती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अगर करंट फ्लो ऊपर के डायरेक्शन में होगा तो ये होगा एंटी क्लॉकवाइज। कौन सा होगा दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के हिसाब से गोल गोल घूमेगा। ठीक है, घड़ी कैसी घूम चलती है दोस्तों, पता है ना आपको, घड़ी हमारी चलती है इस तरफ से, ये चलता है हमारा एंटी क्लॉकवाइज, इस तरफ से उल्टा, मतलब इस तरफ से चलता है, ये इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज ऐसा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए लॉ बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि अगर आप कंडक्टर या कोई वायर को पकड़ते हैं तो जो आपका अंगूठा होता है वो दिखाता है पॉइंट करंट का, और जो बाकी आपकी कर्ल फिंगर होती है वो दिखाती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, अ सोर्स ऑफ एनर्जी, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी बताना है आपको। एक अच्छा सोर्स क्या एनर्जी का, पहला, इट प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट पर यूनिट मास, भाई ज़्यादा हीट देना चाहिए, सीधी बात है। इट डज द ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्क, ज़्यादा काम भी करना चाहिए आपको पर यूनिट मास पे। ईजीली एक्सेसिबल, आसानी से चलाने योग्य होना चाहिए। ईजी टू स्टोर ट्रांसपोर्ट, रखने में भी ईजी होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट करने में ईजी होना चाहिए। इकोनॉमिकल, कम खर्चीला होना चाहिए, और धुआं वगैरह कम निकलना चाहिए, लेस अमाउंट ऑफ स्मोक रिलीज। ठीक है, नॉर्मली आइडियल फ्यूल की कैरेक्टरिस्टिक आपने पढ़ी ना, मैंने क्वेश्चन टिक करवाया था, व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल फ्यूल, एक अच्छे ईंधन की विशेषता होती है, वही आपको इसमें लिखना है दोस्तों। बढ़ते हैं हम आगे जल्दी से, देखिए टाइम कम है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पूछा है फॉसिल फ्यूल क्या होता है। देखिए, तो आर बरीड फ्लेमेबल जियोलॉजिकल डिपॉजिट ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस such as dead plant, animal deposited under several thousand feet of slits. These deposits decayed with the time and converted into natural gas, coal, petroleum due to extreme heat and pressure inside the earth crust. देखो बहुत सिंपल है, जब भी आप देखते हैं कि कोई भी
एनिमल है या अपन ह्यूमन बींग्स है या कोई प्लांट है, ये जब ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो ये ज़मीन के बहुत नीचे इनको गाड़ देते हैं या डिपॉजिट कर देते हैं। और क्या होता है, आपको पता है कि अर्थ का क्रस्ट बहुत गर्म होता है, वहाँ पे एक्सट्रीमली हीट होती है, प्रेशर होता है, तो इसकी वजह से वो पूरा धीरे धीरे गलना शुरू होता है, बॉडी कंपोज होना शुरू होती है, और डिपॉजिट होते 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 वो नेचुरल कोल या नेचुरल गैस या पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाती है। इन्हीं को हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, क्योंकि इनको बनाने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है जो आपको ध्यान रखना है, जो हम पढ़ते हैं आगे दोस्तों। ये है दोस्तों फॉसिल फ्यूल के डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज मतलब वो नुकसान भी होते हैं। पहला क्या है देखो, द बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ पॉल्यूटेंट कॉजिंग एयर पोल्यूशन। आपको पता है जो कोयला वगैरह निकलता है या पेट्रोल निकलता है, इनको जलाने पे एयर पोल्यूशन होता है, बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है। दूसरा, फॉसिल फ्यूल रिलीज ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर। इनमें जो गैसें निकलती है उसमें कार्बन निकलती है, नाइट्रोजन निकलती है, सल्फर निकलती है, और ये सब कारण क्या होते हैं, एसिड रेनफॉल के, या सॉइल की फर्टिलिटी को इफेक्ट करने वाले, या पानी को भी ख़राब करने वाले होते हैं। तीसरा, बर्निंग फॉसिल फ्यूल, जब इनको जलाते हैं अपन तो जो गैसें बनती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है नॉर्मली, जो ग्लोबल वार्मिंग का भी कारण है। मतलब ग्लोबल वार्मिंग का कारण है, एसिड रेन का कारण है, और एयर पोल्यूशन का कारण है। इस वजह से इनका यूज़ नहीं करना चाहिए दोस्तों। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, आई होप अंडरस्टैंड है, ईजी है, अपन डेली यूज़ में चीज़ देखते हैं तो आपको पता होगा। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा दोस्तों, वॉशिंग सोडा क्या होता है आप सबको पता है, इसका केमिकल नेम क्या है सबको पता है, इसके यूजेस क्या है मैंने ऑलरेडी क्लास में बता दिए, फिर देख लो एक बार। वॉशिंग सोडा इज़ यूज टू रिमूविंग बर्नड ऑन ग्रीस फ्रॉम किचन यूटेंसिल। बर्तनों पे जो जल जाता है या कोई दाग धब्बे लगते हैं, वॉशिंग सोडे का इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ प्रोमिनेंटली यूज इन सोप एंड ग्लास एंड पेपर इंडस्ट्री। जो साबुन इंडस्ट्री है या जो कांच की इंडस्ट्री है, जो पेपर इंडस्ट्री है, वो वॉशिंग सोडे का इस्तेमाल करती है लगातार दोस्तों। इसके अलावा इट हेल्प्स टू रिमूव ऑफ द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। पानी की कठोरता को दूर करने के लिए भी वॉशिंग सोडे का इस्तेमाल करते हैं, धोने का सोडा बोलते हैं इसको। ठीक है, आपको इसका होमवर्क है कि आप इसका केमिकल नेम याद करके जाएंगे और केमिकल फार्मूला इसका याद करके जाएंगे। मैंने ऑलरेडी क्लास में बता चुका हूँ, इसलिए वापस से नहीं बता रहा, टाइम कम है, तो ये आप खुद इसका केमिकल नेम और फार्मूला याद करके जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, बेकिंग सोडा का यूज़ बताना है, इसका भी आपको केमिकल नाम और केमिकल फार्मूला याद करना है। बेकिंग सोडा, तो इट इज़ यूज इन मेकिंग सॉफ्ट एंड फ्लफी ब्रेड्स और केक्स। जो अपन केक और ब्रेड बनाते हैं उसमें अपन आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, ईजी है ये, कि ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन इट हीटेड एंड मिक्सड विद वाटर। देखो NaCO3 प्लस H प्लस आयन तो CO2 बन जाता है, H2O, और सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बन जाता है। नॉर्मली ब्रेड वगैरह को, केक को सॉफ्ट बनाने के लिए, फुलाने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। आगे देखते हैं जल्दी से दोस्तों इसके और यूजेस। तो देखिए, इट इज़ यूज टू मेकिंग सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। आग बुझाने के जो यंत्र बनते हैं आपने देखा होगा, वो भी इसी से बनते हैं। और इट इज़ यूज टू इंटीग्रेट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द इंटासाइड। इंटासाइड बनाने के लिए इंग्रेडिएंट के रूप में भी इसका यूज़ करते हैं। इसके अलावा आपको ब्लीचिंग पाउडर भी दोस्तों याद रखना है कि ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नाम क्या है, उसके यूजेस क्या है। ठीक है, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, याद रखिएगा, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड हाउ इट इज़ फॉर्म। तो देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग द जिप्सम और एट 373 K। ध्यान रखिएगा, इसको अपन 100 डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हैं। जब आप जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पे या 373 K पे बर्न करते हैं, हीट करते हो आप उसको, तो हीट करने पे क्या होता है, इट लूजेस द वाटर मॉलिक्यूल। तो जितना पानी है ना, जितना पानी है वो हट जाता है, और वो बन जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या बन जाता है दोस्तों, ध्यान रखिए, वापस से नाम, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसी को हम POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जानते हैं। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। फॉर्मूला CaSO4 इंटू 1/2 H2O, CaSO4 इंटू 1/2 H2O, साथ में आएगा पूरा। ठीक है दोस्तों, ये 1/2 लिखा है। इसका नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैसे बनता है देखो, CaSO4 इंटू 2 H2O, ये जिप्सम है आपका। जिप्सम जो है वो फ्रांस की
कैपिटल जो है पेरिस में मिलता है, जिप्सम जो है वो फ्रांस की कैपिटल पेरिस में मिलता है, इसलिए जब इसको अपन हीट करते हैं जो बनता है उसी को हम इसी वजह से प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं, क्योंकि पेरिस में फॉर्म होता है। ठीक है, इसको जब 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं अपन तो ये CaSO4 इंटू 1/2 बनता है। वो जो बाकी बच जाता है 1/2 H2O अलग से पानी जो है वो पन्ने पड़ा लूज़ हो जाता है। ठीक है, ये आपको पेपर में आ सकता है दोस्तों। जिप्सम क्या होता है या प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, केमिकल फार्मूला, इसकी इक्वेशन याद रखिएगा दोस्तों, पेपर में आपसे पूछी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। देखिए दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन है जहाँ पे आपको कॉनकेव लेंस है, उसकी फोकस दूरी दी हुई है 15। तो ध्यान रखिएगा, अगर मिरर कौन सा सॉरी लेंस कौन सा है कॉनकेव, तो फोकल लेंथ आपको माइनस में लेना है। मैंने पहले क्लास में समझाया था। इसका आपको बताना है कि ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे है, जबकि आपको इमेज जो बन रही है ना उसकी डिस्टेंस दी है, तो उसको अपन वी बोलते हैं दोस्तों। ये 10 दिया है। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि अगर कॉनकेव लेंस होता है फोकस डिस्टेंस को भी माइनस में लेना है, और जो वी होता है, वी मतलब जो इमेज की डिस्टेंस होती है, इमेज की डिस्टेंस उसको भी माइनस में लेना है। फाइंड करना है आपको मैग्नीफिकेशन। क्या फाइंड करना है दोस्तों? मैग्नीफिकेशन। ध्यान रखिए, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? वी अपॉन में यू। वी अपॉन में यू मतलब जितनी इमेज का डिस्टेंस है वो अपॉन में जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। पहले अपने को भाई एफ पता है, वी पता है, यू निकालना पड़ेगा। तो यू फाइंड करने के लिए जो हमारा फॉर्मूला सबको पता है क्या होता है, अपन ने पढ़ रखा है, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। देखिए लेंस में माइनस होता है और मिरर में प्लस होता है, ये बात मैंने आपको पहले समझाई थी। ध्यान रखिएगा, लेंस में फॉर्मूले में जो है यहाँ पे सेंटर में माइनस होता है और मिरर के फॉर्मूले में यहाँ पर जो है प्लस होता है। ठीक है, बताया आपको। अभी देखो, वैल्यू पुट करके सॉल्व करना सबको आता है, कैसे करते हैं। ये जो माइनस का यू वी है ये इक्वल टू के इस तरफ आके प्लस का हो गया, और ये 1/f जो प्लस का है वो इक्वल टू के इधर जाके हो गया माइनस का। ठीक है, अब वैल्यू पुट करी 1/10 माइनस, देखिए अब यहाँ भी माइनस था और माइनस का 15 था, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करके प्लस का 15 हो गया दोस्तों ये। अब इन दोनों का एलसीएम लेकर जब सॉल्व करोगे तो 1/30 आएगा, मतलब यू का आंसर आ गया आपका -30। सा क्वेश्चन मैंने एग्जाम में करवाया है। ध्यान रखिएगा, ये वैल्यू माइनस में है, ये वैल्यू भी माइनस 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 प्लस हो जाएगा। 10 और 15 का एलसीएम लो आप, तो आपका जो आंसर आएगा आपको पुट करके बस सॉल्व करना है। जिसको नहीं आता डायरेक्ट तो 15 का 10 में मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 150। 15 इंटू 10 करोगे कितना आएगा 150, माइनस का क्रॉस मल्टीप्लाई 15 1 जा 15, 10 1 जा 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ये आ गया 25 के माइनस का 10 है ना, तो ये आ गया आपका 5/150 माइनस का 10 है, तो 5 1 जा 5 और 5 3 जा 30, तो आपका आंसर आ गया माइनस का 1/30। कैसा है देखो, 15 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे 15 1 जा 15, और 10 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे माइनस का 10 है तो ये भी माइनस का 10 हो जाएगा। 15 में से 10 गया कितना बचा दोस्तों, माइनस का 5, और ये नीचे दोनों का मल्टीप्लाई करने पाया 130, काट दिया, आपका आंसर आ गया। अब आपको पता है तो क्लीन करता हूँ। देखो यहाँ पे आपको ऑलरेडी पता है मैग्नीफिकेशन क्या होता है, वी अपॉन में यू। वी कितना है आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको -10, वो यहाँ लिख दिया। यू कितना निकाला दोस्तों आपने -30, तो -30 माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, आपका आंसर आ गया 1/3। ध्यान रखिएगा, इमेज कैसी बनेगी, पॉजिटिव साइन आ रहा है आपका क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो पॉजिटिव साइन आता है तो रियल बनेगी, इमेज बनेगी वर्चुअल और इरेक्ट। रियल नहीं बनेगी, वर्चुअल बनेगी। कैसी बनेगी दोस्तों, वर्चुअल, काल्पनिक या आभासी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों आप ये डायग्राम देख के जा सकते हैं अगर आ जाए तो, वरना वैसे तो मुश्किल है कि 2 नंबर में डायग्राम पूछे, क्योंकि पहले ज़्यादा मार्क्स का आता था तो पूछ सकते थे। इसके अलावा सोलर कुकर के यूजेस है, मैग्नीशियम रिबन को जलाने के पहले सॉरी बर्न करने के पहले क्लीन क्यों करते हैं। इसके अलावा जो जो मैंने आपको क्वेश्चन क्लास में इंपॉर्टेंट बताए थे इसके पहले उनको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच गए थे या मुझे लग रहा था बताने के, तो मैंने आपको बता दिए। जो डिफरेंस मैंने आपको करवाए हैं वो करके जाइएगा। ब्लड के फंक्शन, लिम्स और ब्लड में जो डिफरेंस है वो। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है प्लांट में, जाइलम और फ्लोएम का वर्क क्या होता है, जाइलम क्या काम करता है, फ्लोएम क्या काम करता है, हार्ट क्या काम करता है,
है ना, ब्लड क्या काम करता है, ये जो मैंने आपको बताए सारे क्वेश्चन, इनको आप याद रखिएगा अच्छे से दोस्तों। और इसके अलावा मैंने आपको कुछ क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट दिए थे लास्ट चैप्टर्स में से, ठीक है। टिंडल इफेक्ट क्या होता है वो मैंने आपको बताया है। इसके अलावा मैंने आपको एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है वो करना है आपको, है ना। स्टार्ट ट्विंकलिंग एट नाइट, वो क्वेश्चन जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट दिए क्लास में सारे करना है दोस्तों। आज थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से थोड़ा मैं आपको वीडियो पहले नहीं बना पाया, उसके लिए सॉरी। लेकिन मैं बहुत जल्द आपके लिए अगले 2 पेपर के लिए वीडियो बहुत जल्दी तैयार कर दूंगा, ताकि प्रिपरेशन का टाइम मिले आपको दोस्तों। तो ऑल द बेस्ट सभी को, पेपर बहुत अच्छा दीजिएगा। जो क्वेश्चन मैंने क्लास में बताया था उनको भी याद कीजिएगा, जो मैंने अभी बताए हैं क्वेश्चन इनको ज़रूर पढ़ के जाइएगा दोस्तों। और इतना ज़रूर कहूँगा कि जो राइटर्स के नाम है, केमिकल जो भी आपको इक्वेशंस हैं, उन चीज़ों को ज़रूर एक बार अच्छे से देख के जाइएगा दोस्तों। वो पेपर कंप्लीट कीजिएगा, जितना आए उतना लिखिएगा, लेकिन कोई स्टूडेंट क्वेश्चन छोड़ेगा नहीं। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि स्टेप मार्किंग होती है बोर्ड एग्ज़ाम में। बाकी ऑल द बेस्ट, और हम मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। और जब तक आप बने रहिए चैनल पे, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए इंदौर की पाठशाला पर दोस्तों, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। गुड बाय दोस्तों।